Hello, Namaste. I, Xavier Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in the Department of Humanities and Social Science under the Faculty of Education and Methodology. आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है मंगोल्स एंड इंडिया पार्ट 2। कल की वीडियो में हमने मंगोल्स का इंफॉर्मेशन यानी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा और ये देखा कि कैसे मंगोल्स एक कबायली जो बिखरे हुए थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें से एक तिमुचिन नाम का एक व्यक्ति आया और वो आगे चल के उन ट्राइब्स को इकट्ठा किया, जोड़ा और उनको लड़ाकू योद्धा में कन्वर्ट कर दिया, फाइटर्स में कन्वर्ट कर दिया और उनके बीच में यूनिटी लाई। एक जैसी व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन और एक जैसा कानून सिस्टम सारा लागू करके उनको एक बना दिया। और उसने कहा आपस में लड़ने से अच्छा है, बेहतर है और इतना टफ जीवन, जंगली और पहाड़ी जीवन जीने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ें और एक एम्पायर बनाएं। शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर बनाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया। तो आगे चलते हैं, कल के लेक्चर्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था इस क्षेत्रों में पाए जाते थे वो इधर से वो पाए जाते थे पहाड़ी क्षेत्रों में, घास के मैदानों में रहते थे, मोस्टली आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तिमुचिन, जिसका जन्म 1163 में हुआ था, वो बड़ा हुआ हाथ में रक्त के साथ। कहते हैं कि मांस के कुछ टुकड़े उसके हाथ में थे, यानी कि वो बहुत क्रूर था। आगे चल के वो उतना ही क्रूर हुआ और दुनिया की उसके जीते जी दुनिया की 6% आबादी को उसने कम कर दिया। 2-3 साल के अंदर ही ख्वारिज्म वाले एरिया में लगभग 60 लाख लोगों की हत्या उसने करवाई। यहाँ से वो आगे बढ़ा और इन क्षेत्रों को जीतते हुए लगभग पूरे के पूरे मंगोलिया और ये क्षेत्र, आगे हम मैप में देखेंगे उनका क्षेत्र कि वो कितने बड़े क्षेत्र में उन्होंने रूल किया, लेकिन ये है जहाँ पर उन्होंने रूल किया। कल हम पढ़ भी चुके हैं इसे। वापस आते हैं यहाँ पर। चूंकि मंगोल भारत के उसमें पढ़ना है, तो ये बता रहा था मैं कि भारत में एंट्री करने के लिए इधर से बहुत सारे दर्रे थे, जैसे बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, कुर्रम हो गया और तूची हो गया। तो यहाँ से भारत में एंट्री की जा सकती थी, बाकी जगह से भारत में एंट्री करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बात आती है नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ बड़े बड़े पहाड़ी और हिमालय ने इसको सुरक्षा प्रदान कर रखी थी। तो बस एक ही रास्ता था इंडिया में घुसने का। मंगोल आए, उन्होंने जीतना शुरू किया और एक बार ऐसा भी हुआ कि चंगेज खान आ भी पहुंचा था हमारे पास तक। तो बस यहीं से कहानी आज हम शुरू करेंगे। मंगोलों के हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे कि बड़े योद्धा होते थे, घोड़े में बैठ के सिर्फ पैरों से ही लगाम लगाते थे और हाथ में वो पीछे दौड़ते हुए घोड़े में पीछे मुड़ के तीर कमान चलाने की उनके पास एक स्पेशल आर्ट थी। बहुत ज़्यादा वो लबाब सबाब लेके चलते नहीं थे, बस 2-4 चीज़ें उनके पास रहती थी, एक भाला, तीर कमान और तलवार, और एक कांटा रहता था, रस्से वाला कांटा कि पहाड़ चढ़ना है या कुछ करना है, तो वो बस इतना ही लेके। और बहुत अच्छे वो हॉर्समैन होते थे, घुड़सवार होते थे और अच्छे किस्म के घोड़े उनके पास होते थे। तो इस तरह से अब आते हैं भारत की तरफ कि कैसे वो भारत में उन्होंने प्रवेश किया। कल हमने उनके इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया। 13-14 सेंचुरी के आसपास उन्होंने एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था, ये सारा हमने पढ़ा। वो ऐसे दिखते थे, सिंबॉलिक है, हालांकि उस टाइम पे कैमरा होता नहीं था, बट इमेजिनरी इमेज है एक कि ऐसे वो रहते रहे होंगे। ये चंगेज खान को दिखाया गया है। ये आगे आएंगे। ये चंगेज खान है, अपने जनरल्स के साथ एक मीटिंग बुलाया हुआ है। कुछ सीनियर जनरल्स है जो बैठे हुए हैं, कुछ हैं जो खड़े हुए हैं और एक मीटिंग चल रही है। आगे चलेंगे। जो अभी मैं बता रहा था कि वो काफ़ी अच्छे योद्धा होते थे और वो सिर्फ घोड़ों को पैरों से ही लगाम लगाते थे, इसके अलावा इन्हें ज़रूरत नहीं थी। और ये तीर कमान अच्छा चलाते थे, अच्छे निशानेबाज होते थे, अच्छे घुड़सवार होते थे। तो ये तीर वगैरह चला रहे हैं। इनके पीठ में एक भाला होता था, एक कांटा होता था जो पहाड़ों में चढ़ने के लिए होता था, और एक तीर कमान होता था और तलवार होती थी। बस इतना ही लेके ये चलते थे। एक दिन में ये कई किलोमीटर की यात्रा कर लेते थे। इनकी खास बात ये थी कि युद्ध में ये तुरंत पीछे हट जाते थे और वापस से हमला करने की इनमें खास काबिलियत थी। तो ये काफ़ी संख्या में एक साथ चलते थे। फिर हमने मंगोल एम्पायर का जो भी है वो हमने
कल डिस्कस किया था इन्फॉर्मेशन। फिर मैंने मैप के थ्रू बताया था आपको कि ये है सिल्क रूट जो एशिया को यूरोप से जोड़ता था और ट्रेड हुआ करता था एशिया और यूरोप के बीच में, इसी सिल्क रूट से ट्रेड हुआ करता था। बाद में मंगोलों का कब्जा इसी सिल्क रूट पे हो गया। इसी सिल्क रूट से एक कंट्रोवर्सी होगी जो आगे हम जाके पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा था कि यह है मंगोल एम्पायर। मंगोलिया के छोटे रेगिस्तानी गोबी के रेगिस्तान से निकल के इतना बड़ा एम्पायर बना लेना, और वो भी कौन, जो कि ट्राइब्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है ये। अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक में, मंगोल इन्वेजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में मंगोल्स कैसे आए। ये भारत की बहुत खुशकिस्मती थी कि जब भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसी वक्त मंगोलों ने भी दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू ही किया था। और चंगेज खान के टाइम में, चंगेज खान का जो एरा था, उस टाइम पे मंगोल अपने पीक में थे, अपने पावर के पीक में थे। चंगेज खान से लेकर उसके पर पोते हलाकू तक का जो टाइम पीरियड था, लगभग 40-50 साल, इस टाइम पर अगर भारत में एक भी हमला होता तो शायद भारत की राजनीतिक और अन्य परिस्थितियां कुछ और होती। उस टाइम पे नहीं हुआ और दिल्ली की सल्तनत बना रहा। आगे देखते हैं कि उन्होंने कैसे भारत में इन्वेड करना भारत में शुरू किया। तो ये बात है, सबसे पहली बार इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में 1221 में भारत में पहला मंगोल आक्रमण होते होते बचा। लगभग 1221 से लेके 1327 का ये जो टाइम पीरियड है, लगभग 100 साल का, इस टाइम पीरियड में भारत में हमले हुए हैं मंगोलों के। पहले मंगोलों के हमले सिर्फ लूट मार तक सीमित थे। बाद में खिलजियों के टाइम तक, यानी बलबन के टाइम के बाद से खिलजियों का टाइम आता है, और इस टाइम तक उनका उद्देश्य भारत में स्थायी रूप से बसना और अपने साम्राज्य को फैलाना हो गया था। बाद में तुगलकों के टाइम पे, चूंकि हलाकू और दोवा जैसे मंगोल नेताओं के मरने के बाद वो काफी कमजोर हो गए, और आगे चलकर उन्होंने भारत में, फिर तुगलकों के बाद भारत में हमले छुटपुट ही होते रहे, बड़े पैमाने पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन ये भारत के जो सुल्तान थे, इनकी वीरता कहे या महानता कहे या इनकी अच्छी किस्मत कहे कि इन्होंने भारत को मंगोलों से सुरक्षित रखा और अपना राज्य भी बनाए रखा। आगे आते हैं। सबसे पहली बार भारत में मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था चंगेज खान के टाइम पर। चंगेज खान अपना सल्तनत बना ही रहा था, तभी उसका जो सिल्क रूट है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, सिल्क रूट की, सिल्क रूट। और एक बार आते हैं ये इस मैप में। इस मैप में आप देख रहे हो ये कि ये जो आपको ये दिख रहा है, ये है ख्वारिज्म का एम्पायर, ख्वारिज्म एम्पायर। यह है भारत, और भारत के लगभग यहाँ तक ख्वारिज्म एम्पायर की सीमाएं थी, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र मंगोलों का था। यहीं से निकलती है सिल्क रूट, सिल्क रूट निकलती है यहीं से। सिल्क रूट के थ्रू ही मंगोल भी ट्रेड किया करते थे यूरोप के साथ। तो एक बार क्या हुआ कि ख्वारिज्म के जो शाह थे सुल्तान मोहम्मद, उनका गवर्नर, ये वाला गवर्नर जो इधर का गवर्नर था, मध्य एशिया, मिडिल एशिया, यहाँ के गवर्नर ने कुछ मंगोल यात्रियों को पकड़ लिया जो व्यापारी थे, पकड़ लिया, और पकड़ के उन्हें शाह सुल्तान मोहम्मद के दरबार पे ले गए। अब यहाँ पर मंगोलों से कुछ बोला, मंगोल अकड़ दिखाए, और उन्होंने वो चीज जो कही गई वो मानने से इनकार कर दिया। अब सुल्तान है, सुल्तान की तौहीन हुई थी, तो सुल्तान मोहम्मद ने इन सभी मंगोलों को, मंगोल व्यापारियों को मृत्युदंड की सजा सुना दी, और इनको फांसी पे इनका सर कलम कर दिया गया। एक मैसेज भेजा गया मंगोलों के पास, यानी चंगेज खान के पास। चंगेज खान ने अपने 2 दूत भेजे वापस सुल्तान मोहम्मद के पास, और उन दूतों ने जाके कहा कि जो भी ये कृत्य हुआ है, तो जो आपका गवर्नर है, जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे व्यापारियों को मारा है, उनको आप दंड दीजिए। सुल्तान मोहम्मद 2 कदम और आगे जाकर उन्होंने क्या किया कि एक का तो मर्डर करवा दिया, ने बद करवा दिया एक दूत का, और दूसरे का सर और दाढ़ी मुड़वा के वापस भेज दिया। वो दूत चंगेज खान के पास पहुंचा, चंगेज खान का माथा ठनका, और उसने तय किया कि अब पूरा का पूरा ख्वारिज्म को वो लील जाएगा। यहां से लाखों की सेना लेके चंगेज खान ने ख्वारिज्म के शाह,
यानी ख्वारिज्म एम्पायर पर हमला कर दिया। और वो हमले इतने तीव्र गति से हुए कि पूरा का पूरा समरकंद कुछ ही दिनों में देखते देखते पूरा का पूरा समरकंद प्लेन कर दिया। शहर के शहर जला दिए गए, गांव के गांव जला दिए गए, इवन कुत्ते बिल्ली जो मिला हिलता डुलता सब काट दिए गए, कुछ भी नहीं बचा। ये सब भी भीषण मार काट देख के सुल्तान मोहम्मद डर गए और वो समरकंद छोड़ के, ये खारिज्म का जो एम्पायर है ख्वारिज्म का, वो इंडियन कॉन्टिनेंट से टच करता हुआ मिडिल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र यानी बलूचिस्तान और ईरान, ये वाले एरिया को मिला के ख्वारिज्म कहते थे। वो समरकंद छोड़ के कैस्पियन सागर, ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के एक टापू में जाकर छुप गया और वहां पर वो बच गया, क्योंकि मंगोल कभी भी समुद्र में नहीं घुसते थे, यानी समुद्र की यात्राएं वो नहीं करते थे। उसका एक बेटा था शाह मोहम्मद का, सुल्तान मोहम्मद का एक बेटा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी या मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी। पिता इधर भागा और बेटा भागा इधर सिंध की तरफ। यहीं से सिंध नदी निकलती है ये और जाके अरब सागर में मिलती है। उसका पीछा करते हुए मंगोल की एक बड़ी सेना उसका पीछा करते हुए पहुंची सिंधु नदी के किनारे। जलालुद्दीन मंगबरनी ने बीच बीच में युद्ध किए, लेकिन वो एक बार आके सिंधु नदी के किनारे एक पहाड़ी में मंगोलों से घिर गया। उसके पास कोई चांस नहीं था। जब वो चला था तब तो उसके पास 90,000 सैनिक थे, लेकिन इस टाइम पीरियड तक जब वो घिरा तब सिर्फ 6-7 हजार सैनिक ही थे। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो अपने घोड़े से कूद के सिंधु नदी को पार किया और पहुंच गया भारत की टेरिटरी पे। यहां से उसने एक लेटर भेजा दिल्ली, लेटर पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली के सुल्तान था इस टाइम पे इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, 2-4 साल रहने के बाद उसकी डेथ हो गई और नया सुल्तान इल्तुतमिश अभी कुछ ही दिनों पहले बना ही था। 1221 में उसके पास एक ऐसा संकट आ पहुंचा कि अगर यहाँ पर वो कोई भी गलत स्टेप लेता तो शायद उसके हाथ से या फिर हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। यहाँ पर जब उसके पास एक मांगबरनी का एक दूत दिल्ली पहुंचा और उसने दिल्ली में शरण मांगी, तो यहाँ पर इल्तुतमिश ने दिमाग लगाया और चालाकी की। उसने पहले तो बहुत दिनों तक उसके किसी लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसके दूत को जहर दे के मरवा दिया और बहाने बनाता रहा। एक बहाना उसने बनाया कि दिल्ली का मौसम अच्छा नहीं है, दूसरा बहाना उसने बनाया कि आपके लिए एक महल बनवा रहा हूं, जब वो बन जाएगा तब आप आ जाना, यानी देर करता रहा। यहां पर उसके पास ऐसी दुविधा थी कि अगर वो मांगबरनी की सहायता करता है, मांगबरनी की हेल्प करता है, तो यहाँ पर चंगेज खान का हमला हो जाएगा और शायद पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत उजड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी सेनाएं हैं मंगोलों के पास। और अगर चंगेज खान के डर से मांगबरनी की सहायता नहीं करता है, तो ये हो जाएगा कि एक मुसलमान शहजादे या मुसलमान सुल्तान या फिर इतने बड़े एम्पायर से दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, करे तो करे क्या। लेकिन किसी तरह वो इस समस्या से निपट गया। जब मांगबरनी को यहाँ पर भारत में आने की सहायता नहीं मिली तो आगे निकल गया, और इस तरह से पहली बार इल्तुतमिश के टाइम पर चंगेज खान सिंधु नदी तक आके भारत में हमला नहीं किया। अगर मांगबरनी को सहायता दे देता इल्तुतमिश, तो शायद चंगेज खान भारत में हमला कर देता और बाद की परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती। तो इस तरह से गुलाम वंश के टाइम पर पहली बार मंगोलों का खतरा सामने आया। मंगोलों का खतरा सामने आया। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया। रजिया के टाइम पर, रजिया चूंकि सुल्तान बनी और बहुत ज्यादा टाइम पीरियड तक थी नहीं, रजिया का जो टाइम पीरियड था वो 36 से लेके 40 तक ही था। 36 से लेके 40 तक। 1237 में बामियान का जो गवर्नर था, इसी का ख्वारिज्म का ही गवर्नर, ख्वारिज्म का गवर्नर था, उसको भारत में शरण चाहिए थी। मंगोलों ने वहां पे भी हमला किया, अब वो कहां जाए, भारत में शरण चाहिए थी। रजिया ने उसको भी शरण नहीं दिया और मंगोलों से अपने राज्य की सुरक्षा की। तो बस एक बार ऐसे ही संकट उत्पन्न हुआ था, जिससे रजिया ने भी अपने पिता की तरह चालाकी दिखाकर निपट लिया।
आगे चलते हैं तो नासरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करें तो 1246 से लेके 66 और इस टाइम पीरियड तक, चूंकि नासरुद्दीन जो महमूद था वो बलबन का दामाद था, बलबन ने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी और इसका नायब भी बलबन ही था। इस टाइम पर मंगोलों ने बॉर्डर पे हमले करने शुरू कर दिए और इसी टाइम पर हमले बड़े पैमाने पर होने लगे। चूंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन्होंने दिखाया नहीं, हालांकि उनका जो वो था उद्देश्य था वो सिर्फ लूट मार करना ही था, भारत में इसके आगे वो बढ़ना चाहते नहीं थे। लेकिन फिर भी बलबन और नासरुद्दीन महमूद ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ हमले इनके टाइम पर हुए, बड़े पैमाने पर हुए और पंजाब वाला एरिया, पूरा लाहौर तक का एरिया इनके हाथ से वापस निकल गया। लेकिन जैसे ही 1266 में बलबन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने विधिवत रूप से बॉर्डर एरिया पर ध्यान देना शुरू किया। बॉर्डर पे उसने बड़े बड़े जगह जगह पर किले बनवाए, वहां पर बड़ी बड़ी सेनाएं रखी और अच्छे खासे अपने जो जनरल्स थे उन्हें वहां पर अपॉइंट किया। साथ ही उसने अपने दोनों बेटे शहजादा मोहम्मद और शहजादा बुगरा खां को 18-18 हजार घुड़सवार देकर उत्तर पश्चिम सीमा पर तैनात किया। साथ ही अपने चचेरे भाई शेर खां को भी वहां पर उसने अपॉइंट किया। मंगोलों के आक्रमण शुरू हुए। शेर खान ने बहुत सारे मंगोल आक्रमणों को असफल कर दिया, लेकिन यहां पर बलबन को अपने ही चचेरे भाई पर कुछ संदेह हुआ, यानी कि वो विश्वास पात्र है या नहीं, इस बात को लेकर किसी ने उसका कान भर दिया। इस वजह से उसने शेर खान को जहर देकर मरवा दिया। बचे उसके दोनों बेटे। इसी बीच बंगाल का विद्रोह हुआ और बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए, चूंकि बंगाल का विद्रोह दबा दिया बलबन ने, दबाने के बाद अपने एक बेटे बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया। बंगाल का गवर्नर बनाने के बाद उसको वहां से हटना पड़ा, यानी कि एक शहजादा उत्तर पश्चिम सीमा से पहुंच गया बंगाल। अब वहां पर एक शहजादा अकेला बच गया जो उसका बड़ा बेटा था और जिसे बलबन बहुत ज्यादा मानता था, प्यार करता था, शहजादा मोहम्मद अकेला था। बहुत सारे मंगोल आक्रमण को उसने तो असफल किए, लेकिन एक बार ऐसा हुआ 1286 यानी 1286 में कि शहजादा मोहम्मद बहुत सारी मंगोल सेना से घिर गया और युद्ध में लड़ते लड़ते वो मर गया। इसके बाद वहां पर कैकुबाद को अपॉइंट किया जाता है। कैकुबाद उतना योग्य तो नहीं था, लेकिन ये है कि उसने लूट मार के अलावा अंदर तक यानी दिल्ली की तरफ मंगोलों को नहीं बढ़ने दिया। यानी कि अगर हम गुलाम वंश के टाइम पर बात करें तो चंगेज खान का हमले का एक संदेह था इल्तुतमिश के टाइम पर। रजिया ने दिमाग लगाया और बमियान के गवर्नर को शरण न देकर एक बार फिर से मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। आगे जाने के बाद जब नासरुद्दीन महमूद का टाइम आया, उसके टाइम पर हमले हुए, लेकिन वो पंजाब से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि अभी तक उनका क्लियर ये विजन नहीं था कि वो दिल्ली पे राज करना चाहते हैं या कोई पॉलिटिकल अपनी कंट्रोल बनाना चाहते हैं। अभी तक उनको सिर्फ लूट मार तक ही सीमित थे। लेकिन बलबन के टाइम पर, चूंकि अब तो चंगेज खान है नहीं, चंगेज खान का बेटा भी नहीं है, तो चंगेज खान का पोता है हलाकू, और हलाकू ने के टाइम पर मंगोलों का जो साम्राज्य वो सबसे बड़ा उसी के टाइम पर है। यानी कि हलाकू के टाइम पर भारत में हमले के सबसे ज्यादा खतरे थे। लेकिन यहाँ पर किस्मत अच्छी थी बलबन की कि हलाकू मिस्र के अभियान में हार गया। हलाकू ही था जिसने अब्बासी खलीफाओं को, यानी कि खलीफा के ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। वो खलीफा जो बगदाद उस टाइम पे दुनिया का सबसे रईस शहर हुआ करता था, उसको सफेद कपड़े पहना के लपेट के और उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिया। हलाकू जब मिस्र में हार गया तो मंगोलों की शक्ति छीड़ हो गई, कम हो गई और उन्हें भारत में हमला करने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो बलबन के टाइम पर हमले तो हुए, लेकिन ऐसा कोई भी सक्सेसफुल हमला नहीं हुआ जो दिल्ली को ज्यादा प्रभावित कर पाए। हालांकि बलबन के एक बेटे की इस हमले में मौत हो गई। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि गुलाम वंश के टाइम पर कैसे मंगोलों के हमलों को असफल किया गया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे खिलजियों के टाइम पर भारत में मंगोलों के आक्रमण कैसे हुए, क्या प्रभाव हुए और कैसे खिलजी सुल्तानों ने मंगोलों से भारत की सुरक्षा की। भारत में सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर होते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी का इतिहास हम देखेंगे तो बलबन ही वो व्यक्ति था जिसने जलालुद्दीन को उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी और जलालुद्दीन ने अनेकों मंगोलों के आक्रमणों को बॉर्डर पे ही असफल कर दिया था।
जलालुद्दीन का इतिहास बहुत अच्छा था। आगे चल के जब उसकी मौत हो जाती है तो उसका भतीजा और दामाद दोनों, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठता है, तब असली अभियान, मंगोलों के असली अभियान शुरू होते हैं और दिल्ली के सुल्तानों के असली परीक्षा शुरू होती है। अब जो मंगोल थे उनका उद्देश्य भारत में लूट मार करना नहीं, अपितु भारत में अपना राज्य स्थापित करना अब उनका लक्ष्य था। अब वो भारत में अंदर तक घुस के हमले करना शुरू करे, और मंगोल छोटी मोटी सेना के साथ नहीं आते थे बल्कि लाखों की सेना के साथ आते थे। लेकिन यहाँ पर आपको जान के अच्छा फील होगा कि अलाउद्दीन खिलजी और उसके जनरल्स ने बहुत अच्छे तरीके से मंगोलों का सामना किया। हालांकि बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन मंगोलों को स्थायी रूप से भारत में बसने की अनुमति इनके टाइम पर नहीं मिल पाई। तो अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।